नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, भारतीय जनता दल जैसा कि हमारे देश के कोने कोने से ये आवाज आ रही है, अब कितनी तादाद में आ रही है एक विषय हो सकता है, लेकिन कोने कोने से आवाज आ रही है कि 1857 की हमारी जो प्रथम आज़ादी की क्रांति थी, उसके बाद अपने देश को जगाने के लिए एक दूसरी और वास्तविक आज़ादी लाने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। अभी फिलहाल एक सीमित साधन सोशल मीडिया के, यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से, तो यह उतनी आवश्यक है। और इस संबंध में भारतीय जनता दल ने बराबर अपनी आदरणीय भारतीय आवाम को आगाह कराया है कि ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं मैदान में और खास करके मुख्य धारा के जो राजनीतिक दल हैं, वो शुद्धतः जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने इनकी पहचान कर रखी है और अपने उस किताब में कि व्हाई आई एम एथिस्ट यानी मैं नास्तिक क्यों बना, उसमें लिखा हुआ है कि ये उसमें इन्होंने स्पष्ट बताया हुआ है कि हम जो अभियान चला रहे हैं, अपनी कुर्बानी भी देंगे, अपनी जान भी देंगे, अपना प्राण भी देंगे इन गोरे अंग्रेजों को भगाने के लिए, और इन गोरे अंग्रेजों को भगा भी देंगे। लेकिन मेरे इस दुनिया से रुखसत करने के बाद जो इन गोरे अंग्रेजों से शिक्षा दीक्षा लिए हुए हमारे देश के ये जो काले अंग्रेज हैं, और विशेष करके जो राजनीतिक दलों के वेश में इसमें हैं, और जो कि जाति, धर्म, भाषा इत्यादि के आधार पर इस देश को बांटते रहेंगे, इन काले अंग्रेजों को भगाने की जिम्मेदारी शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि जिम्मेदारी जो है आप लोगों पर है, आगे आने वाली पीढ़ियों पर है। तो ये यथार्थ, ये सच्चाई जो है हमारे सभी भारतीय भाई बहन, हमारे सभी 135 करोड़ जो हमारे आदरणीय भारतीय अवाम को समझना होगा। और ये स्पष्ट दिख रहा है कि ये जो हमारे भारतीय समाज की विघटन और विखंडनकारी ताकतें, विभेदकारी ताकतें हैं, और इसमें तो कुछ ऐसी भी हैं जो कि भारत विरोधी और भारत के साथ गद्दारी करने वाली भी पार्टियां हैं, वो मैदान में हैं।
और इन्हीं काले अंग्रेजों को, जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, जो कि इस देश की विघटनकारी ताकतें और विखंडनकारी ताकतें, इनको भी जिस प्रकार से यानी गोरे अंग्रेजों को भगाया गया था, इन काले अंग्रेजों को भी इस भारत की पावन धरती से भगाना है। हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने भारतीय भाई बहनों को आह्वान दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वह एक कालजयी नारा था और भारत के लिए हर युग में, हर समय में जो है वो प्रासंगिक बना रहेगा। प्रासंगिक इस मामले में कि वो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये कहना था कि जब तक हम कुर्बानी और त्याग बलिदान करने के लिए तैयार नहीं होंगे मानसिक रूप से, तब तक हम जो है आज़ादी पाने के या आज़ादी का उपभोग करने के लिए नैतिक रूप से अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो उनका ये आदेश, उनका ये संदेश जो है वो चिरस्थायी है, एवरलास्टिंग है, शाश्वत है, कालजयी है। भारतीय आवाम ताकत दल उन्हीं हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस कालजयी नारे से प्रेरणा लेकर के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को इन काले अंग्रेजों से निजात दिलाने के लिए वही नारा दे रहा है कि आप अपना व्यक्तिगत स्वार्थ दीजिए और भारतीय जनता दल आपको दूसरी और वास्तविक आजादी दिलाएगा। क्योंकि जब तक व्यक्तिगत स्वार्थ आप लोगों के दिलों में वो निवास करता रहेगा, घर करता रहेगा, तो देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और जनभक्ति, मुल्क परस्ती, अवाम परस्ती वो आ नहीं सकती। ये एक दूसरे के निषेध हैं, एक्सक्लूजन है। वही चीज भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को से निवेदन कर रहा है कि आप अपना व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागिए। इस तरह की आदत आपको डालना होगा कि समाज के हित में हमारा हित है, देश के हित में हमारा हित है और हमारे हित के पहले प्राथमिकता समाज के हित की है। हमारे व्यक्तिगत हित के पहले हित जो है इस देश का है। ये भावना आना बहुत जरूरी है। यदि इस राष्ट्र को कायम रखना है, तो इस राष्ट्र को महफूज रखना है, तो इसके अस्तित्व को बचाना है, तो चूंकि इसके अस्तित्व को बचाने की पूरी जिम्मेदारी, जैसा कि भारतीय जनता दल देख रहा है और अब अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बता भी रहा है, पूरी जिम्मेदारी अब अपनी आदरणीय भारतीय अवाम के कंधों पर है, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के कंधों पर है। तो इसलिए इस जज्बे का होना बहुत जरूरी है कि वो व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग करके राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए, अपने अवाम को सर्वोपरि मानते हुए, अपने भारत के संविधान को सर्वोपरि मानते हुए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को त्यागे और देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, जनभक्ति, मुल्क परस्ती और अवाम परस्ती के जज्बे को लाए। ये नम्र निवेदन भारतीय जनता दल का अपने सभी आदरणीय भारतीय अवाम 135 करोड़ या 140 करोड़ जो भी है उससे ये बराबर ये नम्र निवेदन है और विनम्र आग्रह है। इतने पवित्र पाक
मकसद, लक्ष्य और संघर्ष में पंथ को बिल्कुल मत लाइए। पंथ की ठेकेदारी चल रही है और ये पंथ के ठेकेदारों से इस देश को बहुत नुकसान हो रहा है। तो पंथ को बिल्कुल नहीं लाना है। जहां तक धर्म है तो हमारा एक ही धर्म है, हमारा राष्ट्र धर्म। उस राष्ट्र धर्म को हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहनों को निभाना है। राष्ट्र धर्म का यही तकाजा है जो कि अभी बताया गया है कि अपने देश को, देश से मोहब्बत करना और अपने राष्ट्र को सर्वोच्च मानना, अपनी आवाम, अपने भारतीय भाई बहनों को सर्वोच्च मानना और इस देश के संविधान, मान भारत के संविधान को सर्वोच्च मानना। और जब अपने भारतीय भाई बहनों से मोहब्बत करना है तो उनको बस एक ही दृष्टिकोण से देखना है कि हमारे ये अपने भारतीय भाई बहन है। किसी और दृष्टिकोण की, किसी और विचार की, किसी और प्रदूषण की जरा भी आवश्यकता नहीं है। और ये बात हमारे सभी भारतीय भाई बहन जान लें कि जिस वक्त आप इस नजरिए से देखेंगे कि वो इस संप्रदाय का है या वो इस संप्रदाय का है, या हिंदू है या मुस्लिम है, या जातिगत चश्मे से देखेंगे कि वो यादव है, ओबीसी है, ठाकुर है, ब्राह्मण है इत्यादि है, तो राष्ट्रीय दृष्टिकोण आ नहीं सकता, देशभक्ति की भावना आ नहीं सकती, राष्ट्रभक्ति की भावना आ नहीं सकती, मुल्क परस्ती की भावना आ नहीं सकती, जनभक्ति की भावना आ नहीं सकती और अवाम परस्ती की भावना आ नहीं सकती। इसीलिए भारतीय जनता दल बराबर अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझा रहा है कि जातिवाद को समाप्त करना ही है, संप्रदायवाद को समाप्त करना ही है और इस प्रकार भाषावाद, प्रांतवाद को समाप्त करना। ये सभी जो है हमारे राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय जज्बे और हमारी भारतीय एकता के खतरनाक शत्रु हैं। ये बात बराबर भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से समझा रहा है, कह रहा है, निवेदन कर रहा है। ये तो लक्ष्य है हमारा, ये तो मकसद है। और आप सभी को मालूम होगा कि जिसमें हमारे परमादरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब यह आह्वान दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका पूरा प्रसार हमारे भारतीय भाई बहनों में हो नहीं पाया था और आज भी नहीं है। क्योंकि उसी प्रकार भारत विरोधी ताकतें जो है वो छाई हुई थी, माहौल उनका छाया हुआ था। जरा जिस वक्त इन्होंने ये आह्वान दिया था तो उसके नज़ारे को जरा देखिए। हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। उन अंग्रेजों के साथ इसी देश के वो राजा थे। उन अंग्रेजों के साथ, उस अंग्रेजी सरकार के साथ इसी देश के नवाब थे। उन अंग्रेजों के साथ देखिए, मैंने राजा जिनकी बात कही जा रही है, थोड़े से अपवादों को, कुछ अपवादों को छोड़ करके, तो जिसमें हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में शायद ये दिया था ये आह्वान कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसमें हमारे देश के ऊपर अंग्रेजी हुकूमत थी। उस हुकूमत का साथ देने वाले, उसे चिपकने वाले कुछ ही अपवादों को छोड़ करके यहाँ के राजा थे, यानी यहाँ के वो रियासतों के मालिक राजा थे। कुछ ही अपवादों को छोड़ करके यहाँ की रियासतों के मालिक कुछ नवाब थे। कुछ नहीं, काफी, माने कुछ अपवादों को छोड़ करके, अपवाद तो थोड़े से थे, तो थोड़े से अपवादों को छोड़ करके यानी काफी संख्या में, काफी तादाद में राजा थे, काफी तादाद में नवाब थे। उस अंग्रेज हुकूमत से चिपके हुए, उनका साथ देने वाले।
और उसी प्रकार कुछ ही अपवादों को छोड़ करके यहाँ के जमींदार भी थे, और इन सभी के जो अंग्रेजों से चिपकने वाले राजा, नवाब, जमींदार, इनके चमचे थे। उन उन उन, उन चमचों की कई छल्ले थे। चमचा मंडली चमचा मंडली के कई छल्ले थे, कई रिंग थे। फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग, फिफ्थ रिंग। तो इन चमचों के छल्ले होते हैं। यानी जो छल्लों की अवधारणा ऐसी है कि मान लीजिए कोई नवाब है, तो नवाब से जिस चमचे का बिल्कुल सीधा संपर्क होगा वो जो है वो पहले छल्ले में आएगा, फर्स्ट रिंग में आएगा। फिर फर्स्ट रिंग के संपर्क में जो लोग होंगे वो जो है दूसरे छल्ले में आएंगे, दूसरे रिंग में आएंगे। इस प्रकार से 5-6 रिंग का चमचा मंडली भी उन्हीं अंग्रेजों के साथ थी। और कहना नहीं होगा, इसी देश के लोग अंग्रेजी सेना में भर्ती थे, इसी देश के लोग अंग्रेजों की पुलिस में भर्ती थे, और वही सेना, वही पुलिस हमारे भारतीय जो अंग्रेजी सेना में भर्ती थे, अंग्रेजी पुलिस में भर्ती थे, वही अपने ही भारतीय भाई बहनों के ऊपर अंग्रेजों के इशारे पर अत्याचार करते थे, गोली चलाते थे और जान लिया करते थे। तो ये परिदृश्य। और इसके बाद फिर एक संगठन आया, कांग्रेस। कांग्रेस को अंग्रेजों ने ही ट्रांसप्लांट कराया। कांग्रेस को अंग्रेजी हुकूमत ने कांग्रेस को अंग्रेजी सरकार ने एक अपने ही अंग्रेज ह्यूम के द्वारा 1885 में इसकी स्थापना कराई। अंग्रेज सरकार ने किस मकसद से इस कांग्रेस की स्थापना की? पहला तो मकसद था कि देश में एकता को तोड़ने के लिए, खास करके हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। इसलिए कि हिंदू मुस्लिम एकता जो कि 1857 की क्रांति में अपनी पराकाष्ठा पर थी, अपने स्वभाव पर थी। और कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जो ये कांग्रेस जो अपने को कह रहे थे कि आज़ादी की लड़ाई ये लड़ रही थी, इसके जितने भी लेखक थे 1857 की क्रांति को वो क्रांति नहीं बोलते थे, बोलते थे बगावत और सिपाही म्यूटिनी और रिवोल्ट। इस तरह के संबोधनों से इसका नाम दिया करते थे। कौन? वो कांग्रेस के लोग जो कि आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा पहने हुए थे, कह रहे थे कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो 1857 की क्रांति को बगावत बोलते थे, विद्रोह बोलते थे, सैनिक विद्रोह बोलते थे, लेकिन आज़ादी की क्रांति नहीं कहते थे। ये तो हमारे वीर सावरकर थे जो कि पहले ऐसे क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। इसीलिए कांग्रेस वाले और जेएनपीसी वाले, माने कांग्रेसी गद्दार और जो है जेएनपीसी वाले और जेएनपीसी के राहुल इत्यादि आज भी उस वीर सावरकर, उस राष्ट्रभक्त वीर सावरकर क्रांतिकारी के पीछे ही पड़े रहते हैं, जिसने 1857 की प्रथम आज़ादी की क्रांति को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। और उस पर एक किताब लिखी, जहां एक और ये कांग्रेसी जो कि आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा पहने हुए थे,
1857 की क्रांति को क्रांति नहीं बोलते थे, क्रांति के स्थान पर ये बगावत बोलते थे, विद्रोह बोलते थे, सिपाही म्यूटिनी बोलते थे, रिवोल्ट बोलते थे। तो इन कांग्रेसियों के चरित्र को जानना हमारे देशवासियों को बहुत जरूरी है। तभी ये भारत विरोधी और देश विरोधी, देश के साथ गद्दारी करने का चरित्र या खून बहुत पहले से था। और चूंकि ये एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन थोड़े में हम ये बताना चाहेंगे कि और साथ एक आध एपिसोड में बताया भी गया था कि 1836 में मैकाले ने जो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी लाया, यानी मतलब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी लाया 1836 में। वह क्यों लाया? इसके पहले वो लंदन के किसी सभा में वो भाषण दे रहा था। तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम लाने का जो उसका दिल में बैठा हुआ डिमीनियर है, उसके मन में क्या बैठा था, उसको जानना जरूरी है। जबकि हाँ, भारतीय जनता दल बता रहा है कि उसके मन में क्या बैठा था, किस लिए वो माने उर्दू के स्थान पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम लाने की कोशिश कर रहा था। जबकि ये जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार वो जो मकाले जो है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का जो प्रस्ताव लाया था या उसकी कोशिश कर रहा था, उसको मैंने जीएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस या कांग्रेस के चाटुकार इतिहासकार यानी काफी उसके कसीदे पढ़ रहे थे, उसकी तारीफें कर रहे थे कि अंग्रेजी के आने से पश्चिमी ज्ञान आया और वैज्ञानिक ज्ञान आया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आया, रोजगार के अवसर बढ़े और पश्चिमी देशों को जानने का मौका मिला इत्यादि। इन तर्कों से जो है वो अंग्रेजी शिक्षा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने के जो है मैकाले के प्रयास का ये सब कसीदे पढ़ रहे थे। लेकिन भारतीय जनता दल ये बताना चाहता है इस संबंध में कि जो ये तारीफों के पुल मान रहे थे जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार, इसको एक किनारे आप रख दीजिए। उस मकाले के मन में क्या बैठा था, उसका डिमीनियर क्या था, उसके अंतःकरण में यानी कौन सी योजना थी, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि 1836 के पहले ही वो मैकाले लंदन की एक सभा में कह रहा था। वो जो कहा है उसको पहले मैं अंग्रेजी में कह देता हूं, फिर उसका जो भावार्थ है उसको भी मैं बताऊंगा। उसने कहा था कि वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू क्रिएट ए क्लास who may be interpreters between us and the millions whom we govern. A class of Indians in blood and color, but English in opinions, in taste, in morals, and in intellect. उसके कहने का तात्पर्य यह था कि फिलहाल अभी हम लोगों को उन अंग्रेजों को इस बात पर अपनी पूरी कोशिश लगानी होगी कि इन भारतीयों में से हमको एक तबका तैयार करना है। और वो तबका फिलहाल हमारे अंग्रेजी शासकों और भारतीयों के बीच में जिनके ऊपर वो शासन कर रहे थे,
एक कड़ी का काम, एक पुल का काम, एक कड़ी का काम करेंगे, यानी एक बिचौलिए का काम करेंगे। और वो जो क्लास होगा, जो वो तबका या वर्ग होगा, वो सिर्फ ब्लड एंड कलर, माने चमड़ी और खून में वो भारतीय देखेगा। लेकिन वो अंग्रेज होगा इन ओपिनियंस, माने विचार में, टेस्ट माने पसंद में। और वो जो वर्ग तैयार किया जाएगा, मतलब जो मैकाले तैयार करेगा या अंग्रेजी हुकूमत तैयार करेगी, तो वो जो तबका होगा सिर्फ देखने में, माने इन ब्लड एंड कलर में वो भारतीय दिखेगा, लेकिन इन ओपिनियंस माने विचारों में, और टेस्ट माने पसंद में, मॉरल्स माने आदर्श में, और इंटेलेक्ट माने बुद्धि में वो अंग्रेज होगा। मतलब कि वो कभी भी इस देश का नहीं होगा। इस तरह का वर्ग वो तैयार करना चाहते थे। तो उस वर्ग की शुरुआत जो है, उस वर्ग को पैदा करने की शुरुआत जो है, अंग्रेजी हुकूमत ने जो है 1885 में वो कांग्रेस नामक एक संस्था बना करके किया, कि जो कि खून चमड़ी में भारतीय दिखते थे, लेकिन उनके विचार, उनकी पसंद और उनके आदर्श और उनकी बुद्धि, ये सभी अंग्रेज के थे। और जैसा कि भारतीय जनता दल ने बताया था कि जो बीज या जो जीन, जिसको अंग्रेजी में जेनी कहते हैं, GENE जेनी, ये उसी प्रकार है जिस प्रकार की अरबियन नाइट्स या सिंदबाद की कहानियां में ये प्रकरण आता है कि एक जादूगर किसी जिन्न को एक बोतल में बंद कर देता है, और फिर वो जादूगर जब वो बोतल को खोलता है तो वो जिन्न उस बोतल से निकलकर बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक शैतान बन जाता है। तो ठीक वही चीज कि जो जेनी, अंग्रेजी में जेनी कहेंगे, GENE जेनी, मैकाले ने बंद किया बोतल में 1836 में। और वो जेनी क्या था कि सिर्फ दिखने में, वो दिखने माने ब्लड एंड कलर में वो भारतीय दिखेगा, लेकिन विचारों में, पसंद में, आदर्श में और बुद्धि में अंग्रेज होगा। ऐसा जेनी जो मैकाले ने 1836 में बोतल में बंद किया, वही जो है 1947 के आसपास जो है GNPC के रूप में, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कागज के रूप में, वह जो है बहुत खतरनाक, बोतल से बाहर निकल करके बहुत खतरनाक शैतान बन गया। और शैतान को अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैंकेनस्टीन। तो वही खतरनाक शैतान जो है यही आपकी GNPC है, कांग्रेस है जिसको कहते हैं, जो कि सिर्फ खून और चमड़ी में वो भारतीय दिखेगा, लेकिन उसकी सोच, उसकी पसंद, उसके आदर्श और उसकी बुद्धि वो अंग्रेजों की तरह खतरनाक होगी। कांग्रेस कभी इस देश की हो नहीं सकती। ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल मन में बिठा लें। और इस कांग्रेस से चिपकने वाले जितने भी दल हैं,
समाजवादी पार्टी बराबर चिपकती रहती है, बहुजन समाज पार्टी बराबर वो चिपकती रहती है, टीएमसी इसी से निकली है, एनसीपी इसी से निकली है, शिवसेना को इसी कांग्रेस ने पैदा किया है। और भी दल जो है आपकी टीडीपी, वाईएसआरसी, बीजेडी और डीएमके, एआईएडीएमके और आम आदमी पार्टी, सबका उद्भव जो है यही कांग्रेसी है, जो कि खून चमड़ी में वो भारतीय दिखेगा, लेकिन पसंद में, विचारों में, आदर्श में और बुद्धि में वो भारत विरोधी अंग्रेज होगा। और भूलना नहीं चाहिए कि ये बीजेपी या उसका पूर्ववर्ती जिससे ये तब्दील होकर के बीजेपी बनी है, वो जनसंघ का संस्थापक भी नेहरू के मंत्रिमंडल में मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो उनका भी चरित्र जो है इसी के आसपास है। जो ये भारतीय जनता का दल बताता है ना कि आखिर क्यों अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के और मोदी तक जो है इस जेएनपीसी को बचाते हैं, इनकी रक्षा करते हैं, इनके हर पाप को ढकते हैं और इनके हर घोटाले को ढकते हैं और इनके आगे घुटने टेकते हैं, इनके आगे भीगी बिली बनते तमाम सारी बातें हैं। क्यों कि इनकी जो संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं वो नेहरू मंत्रिमंडल में उन्हीं के अधीन मंत्री थे। तो इनका भी उद्गम स्थान वो जो है वो जेएनपीसी ही है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी ही है। ये विरोध जो है जो जनता के सामने वो ये सब रखते हैं, बिल्कुल दिखावा, छलावा, प्रतीकात्मक, ये सबसे बड़ा धोखा है। आइए कुछ वर्तमान में, वैसे तो भारतीय जनता दल ने तमाम ऐसे मिसालें, तमाम उदाहरण, तमाम दृष्टांत अपने आदरणीय भाई बहनों के समक्ष प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार बीजेपी के नेता, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे मोदी हों, और अब तो ये गूंज जो है सोशल मीडिया में भी चलने लगी है। और सोशल मीडिया में जो बीजेपी के सिपा सालार यूट्यूबर हैं उनमें भी चलिए कि भाई कि मोदी जी क्यों बचा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस गद्दार राहुल गांधी को जब वो तस्करी कर रहा था वहाँ पर अमेरिका में, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों बचाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है वो राजीव गांधी को जो कि बोफोर्स की लूट का किंगपिन था, उसको बचाने के लिए जो है उसका असली मास्टरमाइंड कोत्रोची को वाजपेयी महोदय प्रधानमंत्री की क्षमता में जानते थे कि वो कोत्रोची कहाँ पर है। अर्जेंटीना में था, दक्षिण अमेरिका के एक देश अर्जेंटीना में था। वहाँ पर उसको वाजपेयी महोदय ने उसको एक्स्ट्राडाइट यानी जो है प्रत्यार्पण जानबूझ के नहीं करवाया ताकि वो ये गद्दार राजीव गांधी बेनकाब न हो। तो तमाम इस तरह से है। और ये भी बताया गया था कि किस प्रकार जो है जो तस्करी करते हुए जब पकड़ा गया था ये राहुल गांधी वहाँ अमेरिका में, तो एक ब्यूरोक्रेट था ब्रजेश मिश्रा और कांग्रेसी चमचा था। उस कांग्रेसी चमचे को अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना प्रधान सचिव रखा था। उस कांग्रेसी चमचे ब्रजेश मिश्रा को अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना प्रधान सचिव रखा था। तो जब वहाँ तस्करी करते हुए पकड़ा गया तो सोनिया गांधी के कहने पर ब्रजेश मिश्रा ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को रात के 12 बजे जगाता है। और वाजपेयी भी जो है, अब कहने में मैं थोड़ा सा
गंदा लगता है, लेकिन वास्तविकता तो ये वाजपेयी महोदय प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री होते हुए भी एक नौकरों की तरह जो है रात को जा करके और सभी को फोन करते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति को फोन करते हैं, वो फोन करके उस तस्कर राहुल गांधी को बचाते हैं। ये वास्तविकता है। और इसी को बस पर्दा डाल करके जो उनके सिपा सालार पत्रकार जैसे मनीष ठाकुर वगैरह जो है या सतीश चंद्र मिश्र जो है इस पर पर्दा डाल करके बस बोलते हैं कि इनकी अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों बचाया। वास्तविकता तो यह है कि रात के 12 बजे उनको जगाया गया। ब्रजेश मिश्रा जो कि कांग्रेसी चमचा नौकरशाह था, ब्यूरोक्रेट था, और वाजपेयी महोदय एक नौकरों की तरह रात के 12 बजे ही ऐसा उन्होंने कहा, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री होते हुए ये नहीं कहा कि तो सुबह देखेंगे, रात को ही। तो एक नौकर की तरह वाजपेयी महोदय ने वो सबको फोन करके जो है वहाँ के राष्ट्रपति को फोन किया और उसको बचाया। तो ये इन समों की बीजेपी वालों की फितरत है। इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप, इस देश की सबसे बड़ी गद्दार और इस देश के भारत के सबसे बड़े दुश्मन जेएनपीसी को बचाने में, उसके सभी गद्दारों को बचाने में। इस वास्तविकता को हमारे सभी भारतीय भाई बहन जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना ही हमारे मुल्क भारतवर्ष का कल्याण हो जाएगा। लेकिन दुख इस बात का है कि जहां बीजेपी इस जेएनपीसी की रक्षा करती है, बाकी और पार्टियां क्या करती हैं? समाजवादी पार्टी इसी जेएनपीसी से चिपकती है। बहुजन समाज पार्टी जो है इसी से चिपकती, वो इधर उधर उन्हें चिपकना छिटकना तो उनका जो है अपना जो हिसाब किताब है राजनीतिक प्रभाव का उसके चलते होता रहता है, लेकिन बराबर ये सब चिपकते रहते हैं। और टीएमसी जो है इसी से निकली है। तो और भी पार्टियां जो है इस जेएनपीसी को माने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कभी भी गद्दार नहीं करती हैं, जो है नेहरू को गद्दार नहीं करती हैं, राजीव गांधी को गद्दार नहीं करती हैं, इंदिरा गांधी को गद्दार नहीं करती। यही इन सारी पार्टियों का हमारे मुल्क, हमारे प्यारे मुल्क भारतवर्ष के खिलाफ गद्दारी है। असदुद्दीन ओवैसी जितनी ताकत लगाता है वो बीजेपी के खिलाफ, जितने भी नेता प्रवक्ता इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के आते हैं, और पूरा का पूरा जो बौद्धिक वर्ग है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का, सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगाता है। और हद तो हो जाती है कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का बौद्धिक वर्ग और बौद्धिक वर्ग जो है इसी जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चल रहा चौकड़ी और कम्युनिस्टों और इत्यादि तत्वों से मिल करके इस तरह की भावना हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में भर दिया है। हालांकि उसमें कुछ कमी आई है, जैसे मैंने कई बार बताया, जब से भारतीय जनता दल जो है इन तथ्यों का खुलासा किया है तब से कुछ कमी आई है। लेकिन मैंने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का पूरा बौद्धिक वर्ग जो है इन जेएनपीसी वालों से मिल करके, कम्युनिस्टों से मिल करके एक ऐसा जज्बा भरा कि सिर्फ बीजेपी को हराना है। एक लाइन का मुद्दा, वन लाइनर, कि हमको रोजगार चाहिए, न हमको शिक्षा चाहिए, न हमको आर्थिक उन्नति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बीजेपी को हराना है। इस तरह का लोकतंत्र जो है 60-70 सालों तक वो चलाया जा रहा था। उसी को ये जेएनपीसी के जो भाट पत्रकार हैं, रवीश कुमार, आशुतोष, अजित अंजुम, अभिषेक शर्मा जैसे लोग कहते हैं कि यूट्यूब वाले सर जो है लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हाँ, इसी तरह की बात सही है, इसी तरह के लोकतंत्र को खत्म होना ही होना है। और वैसी भाषा
जो बीजेपी के सेवा सालार यूट्यूबर हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो भी यही बोलते हैं। तो इस तरह माने जो कि देश समाज के विखंडन के आधार पर अर्जित जो लोकतंत्र है, जो राजनीति है, उसको तो समाप्त होना ही होना है। ये तो हमारे शहीद आजम भगत सिंह का आदेश है। आइए कुछ और नमूने देखें। हमारे योगी जी, हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अपराधियों, माफियाओं, दादाओं का अंत करने के लिए उन्होंने एक अभियान चलाया। उसमें सबसे पहले मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान और कुछ और भी लोग बताते हैं कि बंद हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ महोदय को उन्हीं के नाक के नीचे रघुराज प्रताप सिंह या रज्जू भैया, उनको माफिया नहीं दिखा। तो इस तरह से इतने जरूरी और इतने महान लक्ष्य कि उत्तर प्रदेश माफियाओं का अंत करना है, उसको आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको प्रदर्शित किया। उनका काम सराहनीय है कि जितने पत्थरबाज और जिन लोगों ने सरकारी संपत्तियों का नुकसान किया और उन्हीं से वसूली करके उसकी भरपाई, ये सारे प्रयास इस मुल्क के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए आवश्यक है और सराहनीय है। और इसके साथ साथ ये जो है अनुराग भदौरिया, जो कि प्रवक्ता था समाजवादी पार्टी का, बहुत ही माने अपशब्द बोलने वाला और अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाला और पूरे माहौल को गंदा करने वाला, अक्सर जो है टीवी चैनलों पर सब टीवी वाले इसको बुलाते थे। तो इसके खिलाफ भी जो कार्रवाई, खास करके जो है इसके मकान, लोग बताते हैं कि इसका मकान 50 करोड़ का है, तो उस पर चस्पा किया गया है कि कोई अदालत है, कोई कोर्ट का आदेश है कि वो कोर्ट में हाजिर हों, तो इस तरह का नोटिस उसके 50 करोड़ वाले मकान पर वो चस्पा किया गया है। और वो अनुराग भदौरिया जो कि बहुत बड़ और बहुत बड़बोलापन के साथ जो है बहुत बोलता था, वो भीगी बिल्ली बन करके माफी मांगते हुए तमाम वीडियो जारी कर रहा है, सिर्फ अपने 50 करोड़ के मकान को बचाने के लिए कि ऐसा यदि वो यदि नहीं करता है तो उसके 50 करोड़ मकान पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर चल जाएगा और उसका 50 करोड़ का मकान जो है वो ध्वस्त हो जाएगा। भारतीय जनता दल का आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से और श्री मोदी महोदय से, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, इन दोनों से ये पूछना है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो भदौरिया के साथ किया वो बहुत जरूरी था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वही चीज जब राहुल गांधी के ऊपर आती है, देश के साथ वो गद्दारी करता है, देश विरोधी बात करता है, तो वही योगी आदित्यनाथ विलाप करते हैं, प्रलाप करते हैं कि राहुल गांधी का ये वक्तव्य जो है भारत विरोधी है। भारतीय जनता दल का ये पूछना है, और भारतीय जनता दल का अपनी 135 करोड़ या 140 करोड़ आदरणीय भारतीय आवाम के माध्यम से आदरणीय योगी आदित्यनाथ से यह पूछना है कि क्या राहुल गांधी का अपराध क्या अनुराग भदौरिया का अपराध जो कि वो आप पर व्यक्तिगत अभद्र टिप्पणी किया था, जिसको आपने सजा दिया, बहुत सही है, क्या उससे राहुल गांधी का अपराध जो कि देश के खिलाफ है, भारत के खिलाफ है,
वो अपराध आपका जो है वो छोटा लगता है? आप अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं ना। जो देश के खिलाफ गद्दारी कर रहा है योगी आदित्यनाथ महोदय और मोदी महोदय, जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है उससे बढ़ करके कोई अपराध हो नहीं सकता, क्योंकि आप लोग जो है राष्ट्रवाद का दम भरते हैं। इसलिए ये सवाल जो है भारतीय जनता दल अब आप लोगों से कर रहा है। योगी आदित्यनाथ महोदय और मोदी महोदय कि देश के खिलाफ गद्दारी जो है ये सबसे बड़ा अपराध है। तो आपके राष्ट्रवाद का तकाजा है कि अनुराग भदौरिया से 100 गुना अधिक दशा यदि आप राहुल गांधी की करते, और वो भी इसी तरह से भागा फिरता, माफी मांगते हुए फिरता, उसकी सारी संपत्तियों को ध्वस्त करते, उसके सारे आर्थिक स्रोतों को जब्त करते, तब तो आपके राष्ट्रवाद का कोई मतलब होता। तब आप कह सकते थे, और तब आपके राष्ट्रवाद की कोई सार्थकता होती, तो आप कह सकते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ महोदय जब आप पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करता है, व्यक्तिगत टिप्पणी करता है अनुराग भदौरिया जैसे लोग, तो आप वो कार्रवाई करते हैं जो कि सही है। लेकिन जो देश के खिलाफ करता है ये राहुल गांधी गद्दार, तो आप विलाप करते हैं, प्रलाप करते हैं, रोते हैं। यही आपके छद्म राष्ट्रवाद का असलियत है। भारतीय जनता दल बराबर आपसे ये सवाल पूछता है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से कि देश के खिलाफ गद्दारी सबसे बड़ा अपराध है। जो आपने अनुराग भदौरिया का हाल किया, उससे 100 गुना बदतर हालत इस गद्दार राहुल गांधी की करने की आवश्यकता थी, क्योंकि अब अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं इसलिए। लेकिन कार्रवाई तो दूर, सिर्फ प्रलाप करना, विलाप करना और उस राहुल गांधी को हर वक्त बचाना जो कि देश के साथ गद्दारी कर रहा है। ये आपके राष्ट्रवाद की असलियत है। यही असलियत हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को जानना जरूरी है कि अनुराग भदौरिया पर तो जो कि योगी आदित्यनाथ पर व्यक्तिगत टिप्पणी करता है, कार्रवाई करते हैं, और वो कार्रवाई भारतीय जनता दल के अनुसार जो है उसकी नजरों में बिल्कुल सही है। लेकिन उससे से हजारों गुना कार्रवाई की आवश्यकता थी उसी तरह की इस गद्दार राहुल गांधी के खिलाफ। वहां पर आपका वही मानदंड जो है बदल जाता है, और आप लोग जो है आप जैसे नकली राष्ट्रवादी जो है लगते हैं विलाप करने। इसीलिए तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल देख रहे हैं कि किस तरह का राष्ट्रवाद आप चला रहे हैं। एक तरह का राष्ट्रवाद की असलियत, और बोलते हैं ना मोदी महोदय सबका साथ सबका विश्वास, उसकी भी असलियत जरा जान लीजिए। हमारे भारतीय भाई बहन जान लें कि इनके सबका साथ सबका विश्वास की असलियत क्या है, इनके राष्ट्रवाद की असलियत क्या है। जैसा कि इनकी भारतीय जनता दल ने बताया हुआ है कि थोड़े से अपवाद को छोड़ करके ये पूरी बीजेपी या आरएसएस जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के विरुद्ध एक मानसिकता वो पाले हुए हैं, यानी एक दुर्भावना वो पाले हुए हैं। भारतीय जनता दल का ये कहना है कि आवश्यकता है कि सबको साथ लेने की, सबके बीच में भाईचारा बनाने की। यदि कोई असामाजिक तत्व है, कट्टरवादी तत्व है और उपद्रवी और हिंसक तत्व है, उसको वीड आउट आप करिए ना। और खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के
जितने भी कट्टरवादी तत्व हैं, जितने भी जो है वो असामाजिक तत्व हैं, और जितने भी हिंसक और उपद्रवी तत्व हैं, एक तो उनकी विशेषता होती है कि वो एक तो उनकी विशेषता होती है, खासियत होती है कि हमारे देश में जितने भी संत महात्मा हैं, चाहे सूफी संत भी क्यों न हो, वो उनको आदर्श नहीं दिखते हैं, वो बाहर से आदर्श लाते हैं, टर्की और सऊदी अरेबिया से लाते हैं, नंबर 1। और वो इसी जीएनपीसी और कम्युनिस्टों के द्वारा पाले हुए, जीएनपीसी कम्युनिस्टों, समाजवादी और टीएमसी इत्यादि के द्वारा पाले हुए वो तत्व होते हैं। और वो तत्व जो है इनके द्वारा, मैंने इन्हीं जीएनपीसी कम्युनिस्टों और समाजवादियों और टीएमसी के द्वारा पाले हुए होते हैं। और चुनाव, और इन्हीं से वो हिंसा भी करवाते हैं, पत्थर भी वो फेंकवाते हैं। और जब भी सब इस तरह से उन पर कोई कार्रवाई होती है तो उनके बचाव में भी ये खड़े दिखते हैं। तो इतनी समझ हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को समझना बहुत जरूरी है कि ये कि जिन असामाजिक कट्टरवादी हिंसक उपद्रवी तत्व जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के दिखते हैं, वो सब के सब जो है तत्व किसके होते हैं? जीएनपीसी के, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस के, कांग्रेस के, समाजवादियों के, और जो टीएमसी के, आरजेडी के और आम आदमी पार्टी की। यदि इतनी समझ हो जाए तभी इस देश का बहुत कल्याण हो जाएगा। इसलिए कि उसी के चलते पुष्पेंद्र कुलशेखर जो मंडली है पूरे और उसकी मानसिकता वाली पूरे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को लपेटती है। यही तो इस मुल्क का दंश है, अभिशाप है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ तक कि मोदी महोदय भी इसी मानसिकता से काम करते हैं, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति दुर्भावना और अंतर्निहित दुर्भावना। उसका उदाहरण हम दे रहे हैं, लेकिन यही एपिसोड थोड़ा लंबा ना होने पाए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। मोदी महोदय जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जरा हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन गौर से जरा इसको देखें। मोदी महोदय जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो 23 जनवरी है, जो कि उनका जन्म दिवस है, तो उस अवसर पर बोला करते थे मोदी महोदय गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज का गुजरात से गहरा संबंध है, बराबर बोला करते थे। लेकिन इसके आगे किन कारणों से, किन हकीकत के आधार पर, किन सच्चाइयों के आधार पर वो कह रहे थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज का गुजरात से गहरा संबंध है, उसको इसलिए नहीं थे बताते कि उसमें जो देशभक्ति और महानता थी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का एक व्यक्तित्व था, उसका वर्णन था। चूंकि मोदी महोदय ये नहीं चाहते थे कि उसकी महानता देश के सामने आए, देश उनको महत्व दे, देश में हिंदू मुस्लिम की एकता आए, इसलिए जो है यहां तक तो बोलते थे मोदी महोदय कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज का गुजरात से गहरा संबंध है। लेकिन वो गहरा संबंध किस आधार पे है, उस आधार को इसलिए नहीं कहते थे कि वो आधार जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का वो शख्सियत थी, वो व्यक्तित्व था, वो देशभक्त था, जिनके वर्णन से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की देशभक्ति और निखर जाती और देश में हिंदू मुस्लिम एकता के माहौल को और मजबूती मिलती। तो आज मैं बताता हूं कि जहां ये जो
यानी मैंने अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जो जैसा कि बताया गया है कि ये कांग्रेस जो है अंग्रेजी सरकार की शुद्धता, अंग्रेजी सरकार के लिए मुखबिर थी, उसकी दलाल थी, चमचा थी। उसके लिए जो है उसके वित्तीय सहायता के लिए घनश्याम दास बिरला, नहीं वो जमुनालाल बजाज और घनश्याम दास बिरला, और इन दोनों का भी चरित्र बहुत वो संदेहपूर्ण है। घनश्याम दास बिरला का भी और जमुनालाल बजाज का भी। जमुनालाल बजाज को अंग्रेजों ने जो मजिस्ट्रेट बना दिया, इसको जो है उसको सर या नाइटहुड या राय बहादुर की उपाधि दिया। और जैसा कि कई बार बताया गया कि अंग्रेज इस तरह की उपाधि राय बहादुर, सर, नाइटहुड और केसरी हिंद उपाधि जो है उन्हीं को दिया करते थे जो अंग्रेजी सरकार की चमचागिरी करते थे या विक्टोरिया महारानी के प्रति जो है के प्रति वफादारी की कस्में घुटने टेक करके इस तरह की कस्में खाते थे। उनको माने शुद्ध रूप से जो चमचागिरी करते थे। तो जमुनालाल बजाज भी इसी तरह का चमचा था। तो वही जो है कांग्रेस का जो है वो फिनांसर था, माने वित्तीय पोषक, यानी वो फंड देने वाला। तो और घनश्याम दास बिरला। लेकिन यह देश को जानना चाहिए हमारे आदरणीय भारतीय कि जब हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का निर्माण करना हुआ, तो कोई जमुनालाल बजाज और कोई घनश्याम दास बिरला नहीं आया। एक बार मैंने देखा था कि वो कुमार विश्वास बोल रहा था कि बताइए देशभक्त जो है वो मैंने सेठ कौन हुआ, देशभक्त सेठ जो है कौन हुआ। तो एक जो है वो नाम ले रहा था कुमार विश्वास भामाशाह का, दूसरा जो है जमुनालाल बजाज का। ऐसी ही मानसिकता वाले जो है कुमार विश्वास वगैरह जो है देश में प्रदूषण फैलाते हैं। लेकिन वो कुमार विश्वास ये नहीं बता पाया या उसको बताने की मंशा नहीं थी कि सुभाष चंद्र बोस को जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का निर्माण करना था, तो कोई जमुनालाल बजाज, कोई घनश्याम दास बिरला, कोई भामाशाह वो नहीं आया। और उनकी सहायता के लिए गुजरात का एक व्यापारी था। गुजरात में एक सौराष्ट्र क्षेत्र पड़ता है, सौराष्ट्र क्षेत्र में एक राजकोट जिला है, राजकोट जिला में एक कस्बा है, उसका नाम है धोराजी। तो धोराजी कस्बे के रहने वाले हमारे मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी, 5 अल्फाजों का उनका नाम है, थोड़ा सा लंबा नाम है उनका, मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी। ये रहने वाले थे गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के राजकोट जिले के धोराजी कस्बे के रहने वाले थे। लेकिन उनका व्यापार चल रहा था रंगून में। तो मरफानी जी जो है, मरफानी मतलब मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी, ये 5 अल्फाजों का उनका नाम है। हम तो चाहते कि हमारे, चूंकि ये है आजाद हिंद फौज के अमर शहीद हैं हमारे वीर अब्दुल हमीद या उनसे भी ऊपर, तो इनका नाम मैं चाहता हूं, भारतीय जनता दल चाहता है कि वो सुभाष चंद्र बोस की ही तरह जो है मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी का नाम हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन अपनी जुबान पर लाएं, इनकी गाथा सुनाएं, हमारे देश में एकता का माहौल लाएं और इसे जो प्रदूषित वातावरण को और शुद्ध करें। तो मरफानी जी का व्यापार चलता था रंगून में, और उन्होंने अपने पूरे व्यापार को बेच करके, उसको खत्म करके
1 करोड़ रुपया 1941 में दिया था। तो अब जरा कल्पना करिए कि 1 करोड़ रुपया जो 1941 में होगा वो आज की तारीख में कितना होगा? लाखों करोड़ होगा वो। तो और जब उन्होंने अपने व्यापार, देखिए वास्तव में ये एपिसोड लंबा होने जा रहा है, मैं इस पर कल विस्तार से बताऊंगा। जब उन्होंने अपना वो व्यापार को खत्म करके 1 करोड़ रुपया मरफानी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में रख दिया। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने उनसे सवाल किया कि अरे मरफानी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपका परिवार है, आपका ये व्यापार है, कैसे चलेगा? मरफानी जी का जो देशभक्ति की भावना जो इतनी उदात्त थी, उसके अनुसार उन्होंने कहा कि नेताजी, अब हमको इस व्यापार की क्या जरूरत है? हम भी आपकी इस आजाद हिंद फौज में शामिल होते हैं और एक आजाद हिंद सैनिक बनते हैं, और वो उसी सेना में शामिल हो गए। और जो सबसे बड़ा सैनिक सम्मान था उस समय आजाद हिंद फौज का, उसका नाम था सेवके हिंद। तो मरफानी जी सबसे पहले आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सम्मान सेवके, जैसे इसमें क्या है आपका परमवीर चक्र है ना, तो उसी प्रकार सेवके हिंद जो है सबसे बड़ा सम्मान था। तो वो सर्वोच्च सम्मान नेताजी ने सबसे पहले मरफानी जी को दिया। हमारा ये कहना है कि और उसी प्रकार एक भारतीय अधिकारी थे सूरत के रहने वाले, उनका था गुलाम हुसैन मुश्ताक रंदेरी। उन्होंने लोगों को इसी आजाद हिंद फौज में भर्ती कराया। यदि इन दोनों का नाम सामने आता तो देशभक्ति के वातावरण को 4 चांद लग जाता, हिंदू मुस्लिम एकता का एक माहौल बनता। लेकिन मोदी जी ने ऐसा नहीं किया।